नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए की गई घोषणाओं की। साथ ही हम बात करेंगे अमेरिकी टैरिफ को लेकर जारी विवाद के बीच भारत चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं ट्रंप की क्वाड शिखर सम्मेलन से दूरी पर भी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात मंडला जिले में जर्जर स्कूल भवन के चलते प्रभावित हो रही पढ़ाई की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ देश के ऐसे सीएम हैं जो सभी जाति वर्ग समुदाय का ख्याल रखते हैं। विमुक्त जाति दिवस समारोह में सीएम योगी की दरियादिली सामने आई। इस समारोह में घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए सीएम योगी ने अपनी सरकार की प्राथमिकता दोहराई। ये खास रिपोर्ट देखिए। विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के मकसद से लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने सरकारी सेवाओं में नए प्रतिमान स्थापित करने वाली विमुक्त समाज की मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया। आपको बता दें कि समारोह का मुख्य उद्देश्य उन समुदायों को सम्मान देना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अपराधी घोषित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार इन समुदायों के लिए शिक्षा, आवास और आजीविका के क्षेत्रों में कई योजनाएं चला रही है। इन जातियों के लिए पट्टे पर भूमि आवंटन की सुविधा भी दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने इन समुदायों के लिए एक बोर्ड बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि उनके कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जा सके। ये जातियां कौन है? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे ही वे घुमंतु बन गए। विमुक्त जाति दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वो जातियां हैं जिन्होंने देश में विदेशी हमलों को रोकने के लिए योद्धा के रूप में काम किया। सीएम ने कहा कि जब ब्रिटिश सरकार ने ये देखा कि ये जातियां उन्हें लंबे समय तक शासन नहीं करने देंगी, तो उन्होंने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 बनाया और भारत के उन सभी योद्धा जातियों को आपराधिक जनजाति घोषित करके उनके जीवन के साथ छल किया। सीएम योगी ने कहा कि 31 अगस्त 1952 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से इन सभी जातियों को आपराधिक जनजाति से मुक्ति मिली, जिसके बाद उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी मिला। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको यह देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए। जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा
और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल टाइप्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समारोह का आयोजन भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ में हुआ, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में विमुक्त जाति समुदाय के लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और इन समुदायों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को अमेरिकी टैरिफ को लेकर जारी विवाद के बीच द्विपक्षीय वार्ता की है। पीएम मोदी 7 साल के अंतराल के बाद शनिवार को चीन यात्रा पर पहुंचे। इस वार्ता में दोनों नेताओं के बीच भारत चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने और पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद गंभीर तनाव में आए संबंधों को और बनाने के कदमों पर विचार विमर्श हुआ। ये खास रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन हाथी का साथ आना जरूरी। मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। आपको बता दें कि जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना सबसे अहम है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 1 घंटे लंबी बैठक हुई। 7 साल बाद चीन पहुंचे मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। लगभग 1 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में हालिया प्रगति पर जोर दिया। पीएम ने मीटिंग के दौरान सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के करीब 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। ये पूरी मानवता के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा, हम आपसी विश्वास और सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बीच मीटिंग में शी जिनपिंग ने कहा, दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत। पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। शी जिनपिंग राष्ट्रपति चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाने और मानव समाज की प्रगति को बढ़ावा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपको चीन में एससीओ समिट के लिए स्वागत करता हूं। पिछले साल हमारी कजान में सफल मुलाकात हुई थी। शी जिनपिंग ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस साल भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दोनों देशों को आपसी रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को अपने ऐतिहासिक दायित्वों को निभाते हुए मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ज्यादा लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और इस तरह पिघली रिश्तों की बर्फ। रिश्तों में नरमी पिछले साल अक्टूबर से ही शुरू हुई।
जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की। उस बैठक से पहले दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बाकी बचे तनाव वाले इलाकों से पीछे हटने पर सहमति बनाई थी। अब अमेरिका भारत संबंधों में गिरावट के बीच भारत के पास बीजिंग के साथ तनाव कम करने की एक नई वजह बनी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के व्यापार युद्ध ने दशकों पुरानी अमेरिकी कूटनीति को उलट दिया है, जिसमें भारत को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा जाता है। आमतौर पर किसी बहुपक्षीय सम्मेलन में मेजबान देश के साथ द्विपक्षीय बैठक होना असामान्य नहीं है, लेकिन मोदी शी की मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं चीन में SCO समिट को लेकर अमेरिका इसलिए चिंतित है क्योंकि ये मंच हमेशा चीन के प्रभाव में रहा है और पाकिस्तान पर कड़े शब्दों से बचता आया है। इस बार शी जिनपिंग इसे अपनी ताकत दिखाने का जरिया बना रही हैं। ट्रंप को टेंशन क्यों? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों से खतरा महसूस हो रहा है। दरअसल रेयर अर्थ पर इन देशों का कब्जा है। दुनिया के आधे से ज्यादा रेयर अर्थ रिजर्व चीन के पास है और वहीं सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है, जो दूसरे नंबर पर है। भारत ने बिछाई कूटनीति की नई बिसात। पीएम मोदी के चीन दौरे पर एक्सपर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों से जूझ रही है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद पीएम मोदी के इस चीन दौरे से भारत ने कूटनीति की नई बिसात बिछाई है। एक्सपर्ट का कहना है कि पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ बहुपक्षीय बैठक तक सीमित नहीं है, इसमें दुनिया की कूटनीति का नया अध्याय छिपा है। SCO की कब हुई थी शुरुआत? चीन के तियानजिन में 2 दिवसीय SCO समिट अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। बैठक का एजेंडा सिक्योरिटी, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक टैरिफ विवाद। इस बार का आयोजन साल 2018 के बाद पहली बार चीन में हो रहा है। SCO की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। इससे पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 को 1990 के दशक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर बनाया था। इसका मकसद सीमा विवादों का हल निकालना और आपसी विश्वास कायम रखना था। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही दुनिया। आपको बता दें कि जून 2024 में SCO की डिफेंस मीटिंग के दौरान भारत ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। वजह थी कि उस बयान में पाकिस्तान को प्राथमिकता दी गई और कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले का जिक्र नहीं था। इस घटना के चलते भारत पाकिस्तान के बीच हालात और बिगड़ गए। इसके जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, तब दावा है कि चीन ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस मुहैया कराई। इनके अलावा पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल करके भारत पर हमले किए। फिर भी भारत और चीन एक टेबल पर बैठने को तैयार हैं। इसके बावजूद SCO का बढ़ती मेंबरशिप और पार्टनरशिप इस बात का संकेत है कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की। हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी। अब खबर आई है कि ट्रंप ने इस साल के अंत में होने वाले भारत दौरे को रद्द कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की क्वाड शिखर सम्मेलन से दूरी।
रिश्तों का सफर उतार चढ़ाव से भरा होता है, वो चाहे सामाजिक हो या पारिवारिक या वैश्विक। जी हाँ, भारत अमेरिका के रिश्तों में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि व्यापारिक तनावों के बीच ट्रंप और मोदी के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। विशेष रूप से ट्रंप के बार बार किए गए दावों ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। बताया गया कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस यात्रा के बारे में आश्वस्त किया है, लेकिन अब अचानक इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। हालांकि इस पर अभी तक ना तो भारत और ना ही अमेरिकी प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है। बता दें कि भारत इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले इसी साल जनवरी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से अहम मंच माना जाता है। ट्रंप के इस फैसले से भारत की मेजबानी के महत्व पर असर पड़ सकता है। इंडो यूएस रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट। बता दें कि ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार व्यापारिक दबाव बनाए जाने से भारत अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंच से ये भी कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा साफ किया कि पाकिस्तान के साथ उसके मसलों में किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच हाल ही में 17 जून को 35 मिनट की फोन कॉल हुई थी। ये कॉल उस समय हुई जब ट्रंप कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन से लौटकर वॉशिंगटन जा रहे थे। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। योजना थी कि दोनों नेता सम्मेलन के दौरान आमने सामने मुलाकात करेंगे, लेकिन ट्रंप जल्दी लौट गए। प्रस्थान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की। बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कनाडा के कनाना स्किज से एक वीडियो संदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को साफ रूप से बता दिया है कि ना तो अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर कोई चर्चा हुई थी और ना ही भारत पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिकी मध्यस्थता का कोई प्रस्ताव था। मिस्री ने कहा था कि सीज फायर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के बीच मौजूदा सैन्य चैनलों के माध्यम से हुई थी, जिसकी पहल पाकिस्तान ने की थी। 17 जून की कॉल के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने का श्रेय लिया और दावा किया कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के नामित करने की योजना बना रहा है। ये पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिल चुका है और अब ट्रंप इसके लिए खुलकर अभियान चला रहे हैं। शायद ट्रंप का इशारा था कि मोदी को भी उनका समर्थन करना चाहिए। हालांकि मोदी ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सीज फायर में अमेरिका का कोई योगदान नहीं था और ये भारत पाकिस्तान के बीच सीधे सुलझाया गया है। ट्रंप ने मोदी की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का ट्रंप के नोबेल अभियान को समर्थन न देना दोनों नेताओं के रिश्तों में दरार डालने वाला अहम कारण माना गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की कर लेते हैं। शिक्षा इंसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं, लिहाजा इसमें बाधा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। इन दिनों छत्तीसगढ़ के मंडला में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्कूल का भवन जर्जर है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। वैसे तो बच्चों की पहली पाठशाला माता पिता होते हैं, फिर भी वह स्कूल के मंदिर में प्रवेश करता है। वह मंदिर जहां एक शिक्षक ज्ञान के जरिए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है, कि ऐसे ही मंदिर यानी पाठशाला दिखा रहे हैं जो वर्षों से जर्जर है। जर्जर व्यवस्था में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती, जिसे लेकर बच्चों की पढ़ाई रंगमंच में हो रही। लेकिन अब इस रंगमंच पर भगवान गणेश जी पधार चुके, लिहाजा कई दिनों तक इस रंगमंच में कार्यक्रम हो, लिहाजा मजबूर स्कूली बच्चे शिक्षा के लिए आवेदन के साथ गणपति जी से गुहार लगा रहे हैं। हमारा सारा भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम बब्बा जी को एक पत्र दिया है। सारा भवन जल्द से जल्द बन जाए। नहीं, कोई नहीं सुन रहा। नहीं। तो बब्बा से आपने क्या बोले?
बाबा हमारी बात कोई सुन रहा है? सब अधिकारियों लोग को सद्बुद्धि दें और हमारा शाला भवन बन जाए। यह है मंडला के तरैया टोला प्राथमिक स्कूल के बच्चे, जिनके पास पढ़ने के लिए स्कूल तो है, लेकिन वह जीर्ण शीर्ण हो गया है। स्कूल में आधा 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे अध्ययन करते हैं। स्कूल की दीवारें सब कुछ बयां कर रही हैं। टूटी फूटी दीवारें कभी भी दुर्घटना को दावत दे सकती हैं। मजबूरन बच्चों को गांव के रंगमंच में जगह मिली है, जहां गणेश जी का दरबार सजाया गया है। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? उन्होंने गणेश जी के पंडाल में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। वही शिक्षक भी पढ़ाई की अपनी औपचारिकता ढंग से निभा रहे हैं। गणेश जी के सामने तख्त पर बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। स्थिति भवन जर्जर होने की है। प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी और नया भवन स्वीकृत किया। 1 साल से हमारे बच्चे दर बदर भटक के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हम अनेकों बार पंचायत के माध्यम से, डीपीसी कार्यालय के माध्यम से ये सूचना देते रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप भवन निर्माण करें। तो कार्यालय से जानकारी मिलती है कि स्वीकृति के लिए भोपाल गया हुआ, जब सैंक्शन आएगा तभी आपका भवन बन पाएगा। ऐसे हमारे पास 2-2 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हमारे बच्चे और गांव वाले और उनके पेरेंट्स सारे मायूस हैं कि हो सकता है ये भवन बनता है कि नहीं बनता है। भवन नहीं बनता है जब तक बच्चों की दुर्दशा हो रही है। बारिश का सीजन चल रहा है, पानी अत्यधिक गिरता है तो हम बाहर भी नहीं बैठ पाते हैं, ना अंदर बैठ पाते हैं। किसी के घर में बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार से परेशानी झेल रहे हैं हम और स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अब बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बच्चों के सामने रोज ये व्यथा गांव वालों के सामने ये सुनाई जाती है, तो बच्चे सुन के ये समझ रहे हैं कि हम तो अब बाहर नहीं जा सकते, तो अब गणेश जी आए हैं तो हम गणेश जी के माध्यम से ही सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक, कि हमारी बैठने की व्यवस्था हो जाए। अब शायद गणपति जी उनकी सुन लें, यही उम्मीद से वो बच्चे गणपति भगवान की शरण में गए हुए थे। रंगमंच ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, 1 कमरे का भवन है, उस पर गणेश जी भी बैठे हैं और बच्चे भी वहीं पे बैठ के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पर्व और त्योहार उत्साह और खुशियाँ देंगे, लेकिन शिक्षा भी ज्ञान का यज्ञ है, जिसे सुचारू रूप से जारी रखना जिम्मेदारों का फर्ज बनता है। लिहाजा बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर भवन का प्रबंध होना चाहिए। के न्यूज़ के लिए मंडला से संवाददाता मनोज यादव की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का